हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी आलोचना में साहित्य की विधाओं पर बात करेंगे। ये हमारा यूनिट 29 है, मतलब आखिरी जो चैप्टर है उससे है। इस चैप्टर से ज़्यादातर मैंने देखा है कि टिप्पणियाँ आ रखी हैं, जैसे महाकाव्य या रेखा चित्र, इस पर टिप्पणी आ रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि 5-10 मिनट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ। इसमें सिर्फ हम उतना डिस्कस करेंगे जितना एग्ज़ाम में आ रखा है, और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना। तो साहित्य की जो विधा होती है उसे काव्य विधा भी कहा जाता है। और इस चैप्टर मतलब इस बुक में जो ये चैप्टर है, इसमें हम प्रबंध काव्य, खंड काव्य, पद और गद्य ये और मुक्त काव्य जो है इस पर विस्तार से बात करेंगे। यानी कि हम बेसिकली जो वो पद है ना, उस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, इतना ही इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले साहित्य विधा जो होती है, तो वो बता दूं आपको कि साहित्य विधा को काव्य विधा भी कहा जाता है। और जो ये आप पढ़ने जा रहे हो ये सब वही है ना। इनके लिए काव्य रूप भी, काव्य कोटि, रचना रूप, रचना विधा, रूप विधा, ऐसे वर्ड भी साहित्य विधा के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो काव्य विधा जो होती है उसको आप देखोगे कि जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे काव्य होता है, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वो होते हैं जिसे सुनने या पढ़ने वाली जो रचना होती है, जिसे सुन सकते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं, वो श्रव्य है। कानों से सुनते हैं ना हम उसे, और कोई पढ़ाए तो भी हम सुनते हैं। ठीक है, तो पढ़ने और सुनने वाली जो रचना होती है उसे श्रव्य काव्य की श्रेणी में डाला जाता है। इसी तरह दृश्य काव्य होते हैं जो देखने संबंधी होते हैं। तो श्रव्य काव्य में एग्जाम्पल आता है, जैसे कविता होती है, गद्य, पद, ठीक है, और चंपू। गद्य और पद और चंपू की जो डेफिनेशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह दृश्य काव्य जो होते हैं, जैसे अभिजीत नाटक, तो ये सब जो होते हैं दृश्य में आ जाते हैं। तो काव्य विधा में 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया, एक श्रव्य में, दूसरा दृश्य में। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया कि श्रव्य और दृश्य। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रव्य जो होता है ना, श्रव्य वाला, दृश्य में तो नाटक आ जाते हैं। इस पर इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे नहीं। ठीक है, और वहीं पर जो ये है श्रव्य, तो श्रव्य में आप देखोगे कि गद्य भी होते हैं, पद्य भी होते हैं, चंपू भी होते हैं। गद्य वो होते हैं जो विचार प्रधान होते हैं, है ना। जैसे आप कहाँ क्या, ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है आपके कि गद्य में आ जाता है उपन्यास, कहानी, निबंध, ये विचार प्रधान होते हैं ना। तो उपन्यास को ले लो, कहानी ले लो, निबंध ले लो, जीवनी ले लो, या पत्र ले लो, या रिपोर्ट दर्ज, ये सारी गद्य में आ जाती हैं। इसी प्रकार पद क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। जो जैसे आप पढ़ोगे कि कविताएं जो होती हैं वो भाव प्रधान होती हैं, भावनाएं उसमें अधिक होती हैं, तो वो भाव प्रधान होती है। पद को और ज़्यादा विस्तार से इस बुक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और चंपू जिसमें गद्य और पद यानी कहानी, कविताएं, कहानियाँ और कविताएं, इन दोनों का जिसमें मिश्रण होते हैं ना, वो चंपू काव्य कहलाते हैं। चंपू मतलब गद्य और पद मिलकर मिश्रित रचना जो होती है उसे चंपू कहा जाता है। ठीक है, तो गद्य, पद और चंपू ये तीनों जो होते हैं वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब श्रव्य काव्य में जो पद है उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो पद जो होता है ना, उसे प्रबंध और मुक्तक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पर ये गद्य है और पद ये देखिए। ठीक है, तो ऊपर प्रबंध लिखा है, दूसरा मुक्तक। अब प्रबंध को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक महाकाव्य और खंड काव्य। एग्जाम में महाकाव्य पे टिप्पणी आ रखी है, इसलिए महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तार से बात करेंगे, और खंड काव्य। ठीक है, तो प्रबंध काव्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार मुक्तक काव्य को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम पद के सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और प्रबंध वो होते हैं जिसमें पूर्व पर संबंध होता है। ठीक है, पूर्व पर संबंध होता है। प्रबंध काव्य में महाकाव्य आता है और खंड काव्य आता है। इसी प्रकार मुक्तक काव्य में पूर्व पर संबंध का अभाव होता है, और मुक्तक काव्य में प्रगीत आते हैं और पाठ्य आते हैं। ठीक है, जैसे गीतात्मकता का
पुट हमें देखने को मिलता है, और जो पाठ्य होते हैं वो मुक्त काव्य में आते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ये महाकाव्य पर बात ही करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको गद्य और पद्य की परिभाषा बता दूं। देखो, जैसे ये गद्य होते हैं जैसे छंद, ठीक है। गद्य क्या होते हैं बताया था ना मैंने, जो कहानी निबंध होते हैं ये गद्य होते हैं। तो इसमें छंद होते हैं, तुकबंदी होती है, और यति गति से मुक्त तथा विचारपूर्ण वाक्य बद्य रचना को गद्य कहते हैं। छंद, तुकबंदी, यति गति से मुक्त, विचारपूर्ण, है ना। गद्य में गद्य को हम बोलते हैं ना विचार प्रधान है, और पद जो होते हैं वो भाव प्रधान होते हैं। तो विचारपूर्ण वाक्यबद्ध जो रचना होती है उसे गद्य कहते हैं। इसी प्रकार जो पद होते हैं उसमें आरोह, अवरोह, यति गतिपूर्ण छंदबद्ध वह रचना जिसमें पाठक श्रोता को रस अनुभूति व आनंद अनुभूति होती है उसे पद काव्य कहते हैं, ठीक है। तो पद जो होती है उसमें भावात्मक अधिक होती है, भावनात्मक प्रधान होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, और क्या बोलते हैं, जैसे गद्य विचार प्रधान होते हैं उसी तरह पद भाव प्रधान होते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो श्रोता होता है सुनने वाला, और जो पाठक होता है, दोनों को क्या होता है, रस और आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। गद्य पद आपने समझ लिया। अब आपने जैसे प्रबंध काव्य पढ़ा था, तो प्रबंध काव्य को आपने दो पार्ट्स में बांटा, एक महाकाव्य दूसरा खंड काव्य। तो महाकाव्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। महाकाव्य सर्गबद्धता होती है, मतलब सर्गबद्धता मतलब कम से कम 8 सर्ग उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और कथा वस्तु का ऐतिहासिक या काल्पनिक, जो कथा वस्तु होती है वो ऐतिहासिक भी हो सकती है, उसकी काल्पनिक भी हो सकती है। और उसका जो प्रारंभ होता है ईश्वर वंदना से होता है, आशीर्वचन से होता है, मंगलाचरण से होता है, और प्रकृति चित्रण होता है। उसमें किसी एक रस, जिस शांत रस हो गया, वीर रस हो गया, श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है महाकाव्य में। और नायक का वध निषेध है, मतलब जो मेन हीरो होता है इसमें वो नहीं मरता, वो बहुत आदर्श टाइप होता है। एक सर में एक ही छंद होता है, और पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो होते हैं की प्राप्ति। और नायक जो होता है ना वो कुलीन होता है। नायक जैसे अब एग्जाम्पल से बता दूंगी मैं आपको, और राजवर्ग से संबंधित होता है, मतलब जो नायक होता है वो बहुत कुलीन वर्ग का होता है, बहुत बड़े वंश से संबंधित होता है, और महान गुणों वाला जो होता है वो नायक होता है महाकाव्य में। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए तुलसी का रामचरितमानस। तुलसी के जो राम हैं वो एक आदर्श राम है, वो एक कुलीन वर्ग से हैं और एक महागुणों से है। वो मतलब वो जो है उनमें अनेक प्रकार के आदर्श रूप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पुरुषार्थ गुण हमें उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इसीलिए जो रामचरितमानस है वो महाकाव्य है। इसी तरह केशव की चंद्रिका जो है रचना, वो भी क्या, रामचंद्रिका, केशव ने रामचंद्रिका लिखी है, तो उसमें भी क्या है कि ये एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबदाई ने की है। तो पृथ्वीराज जो है वो क्या है, ये एक महाकाव्य है, और पृथ्वीराज की महानता, उसके महान गुणों वाला उसको दिखाया गया है इसमें। तो ये जो होते हैं महाकाव्य होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। और इसी प्रकार हमने अभी प्रबंध काव्य पर बात की है। अब हम प्रबंध काव्य में हमने खंड काव्य मतलब महाकाव्य पर बात की है। अब हम खंड काव्य पर बात करेंगे। प्रबंध काव्य के 2 पार्ट्स होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। तो महाकाव्य पे हमने बात कर ली, अब हम खंड काव्य पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, ठीक है। तो चलो खंड काव्य पर बात करते हैं। तो महाकाव्य का वह देशीय रूप, जीवन के एक पक्ष का चित्रण, मतलब महाकाव्य का क्या, जैसे महाकाव्य होते हैं बहुदेशीय होते हैं, तो खंड काव्य जो होते हैं वो एक देशीय होते हैं, ठीक है, एक देशीय होते हैं, और जीवन के सिर्फ एक पक्ष का वहाँ पर चित्रण होता है खंड काव्य में, ठीक है। और उद्देश्य की शीघ्र परिणति, मतलब जो उद्देश्य होता है जिसलिए ये खंड काव्य लिखा जाता है, उस उद्देश्य की परिणति के लिए इसको क्या बोलते हैं, खंडों में बनाया जाता है,
ठीक है। और लक्ष्य की प्राप्ति को मेन जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास यहाँ पर होता है। और रस की इसमें भी प्रधानता होती है, रूप और आकार से छोटा होता है। खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य बहुत बड़ा होता है, और जो खंड काव्य होता है वो क्या होता है, वो आकार में छोटा होता है। इसी प्रकार आप दिनकर जैसे एग्जाम्पल में खंड काव्य के एग्जाम्पल देखेंगे। दिनकर की जो रश्मि रथी है वो एक खंड काव्य है। पंत का मुक्ति यज्ञ जो है खंड काव्य है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का सत्य की जीत ये खंड काव्य है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का त्यागपति जो है वो एक खंड काव्य है। ठीक है, हमने प्रबंध काव्य पे बात कर ली, अब हम मुक्तक काव्य पे बात करेंगे। तो मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण होता है। क्या, मुक्तक काव्य का जो प्रत्येक छंद, हर एक छंद जो होता है उसका अर्थ की दृष्टि से आप उसे देखोगे तो वो पूरा होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। और अपने पूर्व पर संबंध, इसमें हम जैसे कि हमने पढ़ा प्रबंध काव्य में पूर्व पर संबंध होता है, वहीं पे खंड जो मुक्तक काव्य होते हैं उसमें पूर्व पर संबंध का अभाव होता है। तो हमने इसकी विशेषता में लिखा है कि इसमें पूर्व पर संबंध का अभाव होता है। और इसके मुक्तक काव्य के एग्जाम्पल है ककहरा, अखरावट, बारहमासा, दोहावली, कवितावली, सतसई, बिहार की सतसई पढ़े हैं आपने, हजारा, लावनी, फागु, ऋतुवर्णन, ये क्या है, ये मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, और फिर जैसे शुक्ल जी हैं, उन्होंने मुक्तक काव्य पे अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है प्रबंध काव्य, जो हमने प्रबंध काव्य पढ़ा, को विस्तार वन स्थली, यानी कि जैसे एक जो प्रबंध काव्य होता है वो एक घना जंगल के समान है, घना वन स्थली अगर उसको आप कहोगे, तो मुक्तक काव्य को आप चुनाव गुलदस्ता, ठीक है, यानी कि मुक्तक काव्य क्या होता है कि फूलों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो चुना हुआ है, बहुत सेलेक्टिव है। ठीक है, तो आपने समझ लिया इतना कि शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य को चुनाव गुलदस्ता कहा है। गे पद काव्य मुक्तक काव्य कहलाते हैं, है ना, प्रगीत का गुण होता है उसमें, इसीलिए गे पद काव्य मुक्तक काव्य कहलाते हैं। मुक्तक काव्य को प्रगीत एवं पाठ्य दो भागों में विभक्त किया है। दो भाग जो मुक्तक काव्य होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रगीत और पाठ्य, वो तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, और गे रचनाओं को प्रगीत मुक्तक कहते हैं। जैसे पाठ्य और प्रगीत की भी थोड़ा सा समझ लो कि जो रचनाएं जिसमें गाने की गुण पाए जाते हैं, ज्ञेयता का गुण पाया जाता है, वो प्रगीत मुक्तक कहलाते हैं। जैसे प्रसाद, पंत और निराला के गीत, यानी आप जब प्रसाद की और पंत की या निराला की रचनाएं पढ़ेंगे ना, तो इनकी रचनाएं क्या है, गाई भी जा सकती है और टीवी पे आपको इजीली मिल भी जाएंगे, जिन्हें मतलब प्रॉपर जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गा भी रखा है इसको, है ना। तो यूट्यूब पर आप इजीली देख सकते हो। हिंदी वेब दुनिया ऐसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने प्रॉपर इनके गानों को गाकर यूट्यूब पर डाल रखा है। ठीक है, तो इनके गानों में ज्ञात्मकता हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार पाठ्य रचनाओं को पाठ्य मुक्तक कहते हैं। जैसे बिहारी के दोहे, जो बिहारी के दोहे वो पाठ्य रचनाओं मुक्तक में आते हैं। ठीक है, बस तो इस चैप्टर में यही था और कुछ भी नहीं है। इतना छोटा सा चैप्टर था, प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कर लेना। और मुझे इस चैप्टर से ना एक रेखा चित्र आता है। रेखा चित्र मुझे इस बुक में तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको किसी और बुक से ना रेखा चित्र वाला कंप्लीट करवा दूंगी। आप ना रेखा चित्र भी कंप्लीट करके प्रिपेयर करके जाना। कई बार दो तीन बार ना रेखा चित्र पर टिप्पणी पूछ रखी है। बाकी महाकाव्य पर टिप्पणी पूछी हुई थी, तो महाकाव्य मैंने प्रिपेयर करवा दिया। और जब महाकाव्य प्रिपेयर करवाया तो मैंने सोचा थोड़ा सा और भी इस चैप्टर का बेसिक आपको सब कुछ अच्छे से बता दूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, अगस्त चैप्टर से आखिरी चैप्टर है, कंप्लीट कर लेना। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मनोविश्लेषणवादी आलोचना। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।